हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल पे देखा और आप लोगों को पहले से भी पता था कि एडिटोरिया का बुक आया है अभी रिसेंटली बीपीएससी 67th के लिए। यह जो प्रैक्टिस सेट है वो बीपीएससी 67th के नाम से आया है, लेकिन यह 67 बीपीएससी साथ ही साथ सीडीपीओ और बिहार दरोगा, यह तीनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट यह साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके दरोगा एग्जाम और बीपीएससी एग्जाम दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही प्रैक्टिस सेट का पहला बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं यह वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहा हूँ। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक में नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, और अभी तक 3 बार जो है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन के द्वारा विधेयक को पारित किया जा चुका है। पहला बार दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959 में, जो विधेयक है 1959, इस पर बैठक हुई थी 1961 में। दूसरा है बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, और तीसरा है आतंकवाद निवारक अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में के सदस्य नहीं होते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 यह कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा, मतलब कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के रूप में से सम्मिलित रूप में होगा। इसके अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी जो हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आगे कह रहा है कि नीति निदेशक तत्व के संबंध में गलत कथन चुनिए। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, यह बिल्कुल सही है। संविधान के भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में है, और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता बतलाया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय में लाया जा सकता है, ये गलत है। क्योंकि देखिए राज्य का जो नीति निदेशक तत्व होता है यह जो है उसको लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है। यह जो है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है तथा देश के शासन में यह मूलभूत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश किया था। तो यह जो है वो 1986 में जो गठित थी डॉक्टर एम.एल. सिंघवी समिति, उसी समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने की और पंचायतों की पुनर्गठन की सिफारिश किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एल. सिंघवी समिति। आगे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो संविधान, कौन से संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और किसकी सिफारिश पे? सरदार सोन सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और फिर 11वां मौलिक मूल कर्तव्य जो है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो संविधान के भाग 12 में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय उपबंधों का विस्तृत ब्यौरा जो है वो अनुच्छेद 268 से लेकर अनुच्छेद 300A में दिया गया है। ठीक है, राज्य और केंद्रों के बीच जो राजस्व का वितरण और उनके कर लगाने, वसूलने तथा समायोजित करने के बारे में उल्लेख जो है वो भाग 12 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। आगे कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। तो यह करता है अनुच्छेद 253। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो देखिए, केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान का जो मूल ढांचा है उसके सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्नलिखित में से है। तो यह जो है, देखिए, संविधान के भाग 17 की बात किया है। संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा का उल्लेख है और अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी होगी और लिपि जो होगा वो देवनागरी होगा, और वहीं शासकीय प्रयोजनों के प्रयोग होने वाले अंकों के रूप को भी भारतीय अंकों का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, 1966 में जो प्रशासनिक सुधार आयोग गठित हुआ था, पहला प्रशासनिक सुधार हुआ था, उसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। और यह जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसने अपनी सिफारिशों में कहा था कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो किसी गैर दलीय व्यक्ति से होनी चाहिए जिसका कि सार्वजनिक जीवन में लंबा अनुभव हो, और साथ ही साथ राज्यों के अनुरोध पर ही केंद्रीय सशस्त्र बलों की नियुक्ति की जाए और राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन जो है वो दिए जाएं। यह कहा था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। दूसरा प्रशासनिक सुधार अगर आपसे पूछ ले तो 2005 में बना था, जिसके अध्यक्ष थे बीरप्पा मोइली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनने आपसे कह रहा है। कह रहा है वेतन जो है वो राज्य की संचित निधि से दी जाती है राज्यपाल को, यह बिल्कुल सही है। वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, यह गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा कि वेतन जो है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। फिर कह रहा है पेंशन जो है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, यह भी गलत है, क्योंकि पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, राज्यपाल के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, संविधान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति जो को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वो राज्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उसके वेतन और भत्ते का खर्च जो है वो वहन करेगा। आगे कह रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया? तो आर्थिक आधार पर 103 में संविधान संशोधन के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें कि उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 103 में संविधान संशोधन के द्वारा। आगे कह रहा है कि किस शासक को उसके सिक्के पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है? यह बात कर रहा है समुद्रगुप्त की, क्योंकि समुद्रगुप्त की जो गरुड़ अंकित मुद्रा था उसी पर उसे बीना वादन करते हुए दर्शाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की अगर बात करते हैं तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसे कविराज भी कहा जाता है, और यह जो था वो विष्णु का एक उपासक था। आगे कह रहा है कि वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था अमाजू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमाजू। वैदिक काल की बात कीजिएगा तो वैदिक काल की अगर बात करते हैं तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का समय था। आगे कह रहा है कि ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य जो है वो किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो वो नर्मदा टोली से प्राप्त हुआ है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा टोली। आगे कह रहा है कि 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बोगाज कोई अभिलेख जो है वो एशिया माइनर क्षेत्र तुर्की से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया माइनर क्षेत्र तुर्की से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख जो है वो 1400 ईसा पूर्व का है, और इस अभिलेख से यह अनुमान लगाया जाता है कि आर्यों का जो मूल प्रदेश था वो मध्य एशिया था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है संपूर्ण श्रीलंका पर विजय किसने प्राप्त किया था। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम श्रीलंका पर विजय किसने प्राप्त किया था,
तब आपका आंसर होगा राजराज प्रथम। लेकिन संपूर्ण श्रीलंका पर अगर विजय की बात करता है तब आपका आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम की अगर बात करते हैं तो यह चोल साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार भी था वो राजेंद्र प्रथम के ही शासनकाल में हुआ था और इसने पाल शासक महिपाल को भी पराजित किया था। आगे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है इस आंदोलन का नारा करो या मरो था, ये बिल्कुल सही है। आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था, गलत है क्योंकि ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, तो सी गलत है। फिर कह रहा है हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये भी गलत है। हिंदू महासभा हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब हो गया, यह सब जो है वो आंदोलन को समर्थन नहीं दिया था, तो ये भी गलत है। यहाँ पे सी और डी दोनों गलत है, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे कह रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे। तो न्याय दर्शन के जो प्रमुख ग्रंथ है गौतम का न्याय सूत्र, और इसके प्रवर्तक भी हैं गौतम। क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम। अच्छा, दर्शन है क्या? देखिए, दर्शन उस विधा को कहते हैं जिसके माध्यम से तत्व का साक्षात्कार किया जा सके, मतलब दर्शन का अर्थ है तत्व का साक्षात्कार। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम जो है वो 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। यह बात कर रहा है किसकी? भारतीय राष्ट्रीय संघ की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय संघ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके सुझाव पर इस संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया, तब याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रख दिया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि इसकी शुरुआत जो है वो एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी था एओ ह्यूम, उसके द्वारा किया गया था, और इसका प्रथम अधिवेशन जो है वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। आगे कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। 1938 एवं 1939 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये बिल्कुल सही है। 1938 में कहाँ? हरिपुरा गुजरात, और 1939 में त्रिपुरी। इन दोनों में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस ही बने थे। फिर आगे कह रहा है जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के विदेश मंत्रालय के सहायता से द फ्री इंडिया नामक सेंटर की स्थापना किया था। फिर कह रहा है कि 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद का जो है वो गठन किया गया। तो देखिए, गलत कथन का कदम तो ये ऑप्शन नंबर बी ही जो होगा वो सही होगा, सी भी जो है वो सही है। और उन्होंने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दो का नारा दूंगा, ये भी जो डी भी है वो भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि मसस्त जागीर की शुरुआत जो है वो किस मुगल शासक ने किया था। तो यह किया था औरंगजेब ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? ये 1658 से लेकर 1707 तक था। और औरंगजेब जो था वो मुगल साम्राज्य पर लंबे समय तक शासन करने वाले शासकों में अकबर के बाद दूसरे स्थान पर था। ठीक है, यह जो था वो 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसे जो है वो जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। आगे कह रहा है कि इब्न बतूता जो है वो किस सुल्तान के शासनकाल में आया था। तो यह जो है वो एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है वो लगभग 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह जो है वो भारत आया था। इसकी एक यात्रा वृत्तांत है, वो है किताब उल रेहला, ये भी याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हॉर्डिंग पर के हमले में किसे फांसी दी गई थी, या पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमीचंद। इन चारों को फांसी दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। इन सभी को दिल्ली षड्यंत्र केस में जो है वो फांसी दिया गया था। ठीक है, प्रवेश के समय बसंत विश्वास और मनमथनाथ के द्वारा बम फेंका गया था, और षड्यंत्र के सूत्रधार अगर आपसे पूछ ले तो वो रास बिहारी बोस थे, जो कि जापान चले गए थे फिर बाद में। आगे कह रहा है कि 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। रॉलेट एक्ट के तहत सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी, यह बिल्कुल सही है। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई, ये भी बिल्कुल सही है। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित हुई, ये भी बिल्कुल सही है। जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई, भारत सरकार में पदोन्नति दी गई, ये गलत है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, हंटर आयोग जो गठित हुआ था उसी के रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भीड़ पर गोली चलाना आवश्यक था। हालांकि यह भी कहा गया था कि आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया था और जनरल डायर को सजा के रूप में बर्खास्त करके ब्रिटेन भेज दिया गया था। और फिर वहां ब्रिटिश संसद में उसकी प्रशंसा की गई और उसे सोर्स ऑफ ऑनर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन भारत सरकार में उसे पदोन्नति नहीं दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं। यह आप लोगों को अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है यह पूरा आप लोगों का कम्प्लीटली बीपीएससी के लिए यह सब सारे वीडियो जो हैं वो डेडिकेटेड हैं और सारे इस चैनल पे अवेलेबल हैं पूरी तरह से। आप लोग उसे जाकर देखिए, बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। जैसे यह घटना चक्र का 66 बीपीएससी के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो पूरा आप लोगों को अवेलेबल है। बिहार के लिए बिहार स्पेशल जीके अवेलेबल है, बिहार करंट अफेयर भी अवेलेबल है, साथ ही साथ एडिटोरिया का करंट अफेयर, स्पीडी का करंट अफेयर, जीएस पॉइंटर, जीएस का हिस्ट्री का एमसीक्यू, पॉलिटी साइंस, ये सब भी जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देखिए और धीरे धीरे और भी जो कुछ घटना चक्र के वीडियो हैं वो भी जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो ये कह रहा है कि किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वघात बताते हुए खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है, ये कहा था। ये किसने कहा था? यह कहा था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। आगे कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था? तो विजयनगर साम्राज्य में राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व विभाग। विजयनगर साम्राज्य की बात कीजिएगा तो इसकी स्थापना जो है वो 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि सल्तनतकालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? अब यहाँ भी क्वेश्चन थोड़ा सा टिल्ट है। देखिए, पूछेगा अगर कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम सैन्य अभ्यास किसने किया था, तब जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, लेकिन उसे सल्तनत में शामिल नहीं किया गया था। यहाँ आपसे पूछ रहा सल्तनत में मिलाया था, तब आपका आंसर जो होगा वो होगा गयासुद्दीन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। आगे कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? तो यह किसने किया था? ग्वालियर के सिंधिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर के सिंधिया ने। और इसीलिए जो उस समय का गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग, वो यह कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाते तो मुझे कल ही अपना बिस्तर जो है वो गोल करना होगा। 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से याद रखिएगा, इन्होंने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1905 में ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना किया था। आगे कह रहा है कि अरुणा आसिफ अली का संबंध जो है वो स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? तो यह था भारत छोड़ो आंदोलन से। यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रहकर उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था और फिर इनको मरणोपरांत 1997 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे कह रहा है कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के जो संस्थापक थे वो थे राजाराम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजाराम मोहन राय ने ही कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किया था। ठीक है, और कब किया था हिंदू कॉलेज की स्थापना? 1817 में। फिर जाके 1855 में इसका नाम जो है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया था। क्लियर है? राजाराम मोहन राय से और भी कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना किया और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे कह रहा है कि मित्र मेला संघ की स्थापना जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो मित्र मेला संघ की स्थापना जो है वो सबसे पहले याद रखिए नासिक में किया गया था। और कब किया गया था? 1899 में किया गया था और BD सावरकर के द्वारा किया गया था। और फिर बाद में 1904 में जाकर यही अभिनव भारत के नाम से परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन था जो कि सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी जो है वो किसने कहा था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो प्रारंभ में असहयोग आंदोलन के समर्थन किए थे उन्होंने, लेकिन बाद में फिर वो इसके आलोचक भी बन गए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर से एक चीज याद ही रखिएगा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही कहा गया था। आगे कह रहा है कि किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो यह जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और कब? 1918 में, और यह जो है वो उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है वो किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? हुआ था 7 सितंबर 1931 की बात है। इसका प्रतिनिधित्व जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, लेकिन यह सम्मेलन जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। आगे कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दिए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, अगर पूछ ले कि देशभक्तों का देशभक्त कौन कहा था, तो देशभक्तों का देशभक्त जो है वो इनको गांधी जी के द्वारा कहा गया था। क्लियर है? सुभाष चंद्र बोस से एक अभी करंट का क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस है 23 जनवरी, उसको सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा भी किया गया है। आगे कह रहा है कि टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया? यह बात कर रहा है किसकी? चतुर्थ मैसूर युद्ध की। उसी में मारा गया था टीपू सुल्तान, तो यानी कि 1799 की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1799। उसी के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर के दौरान ही जो है वो टीपू सुल्तान वो मारा गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था 1799 में? लॉर्ड वेलेस्ली। क्लियर है? और एक चीज और टीपू सुल्तान से याद रखिएगा, टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? क्रिप्स मिशन कब? मार्च 1942। किसकी अध्यक्षता में? स्टुअर्ट क्रिप्स की अध्यक्षता में। और उस समय कौन था? विंस्टन चर्चिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल को याद रखिएगा, इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता जो है वो कब संपन्न हुआ था? तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 को, गांधी इरविन समझौता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी इरविन समझौता, जिसको कि दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। आगे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का टेन्योर कब से कब? 1856 से लेकर 1862 तक। यह जो था वो कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। आगे कह रहा है कि केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता था? तो देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें कि समस्त आर्थिक गतिविधियों पर सरकार या राज्य या केंद्रीय इकाइयों द्वारा संपादित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। आगे कह रहा है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा जो है वो प्रति व्यक्ति निर्धारित की गई है? तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, और संयुक्त रूप से अगर बात कीजिएगा तो 2250 कैलोरी। ठीक है, यहाँ संयुक्त रूप से पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा 2250 कैलोरी। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। केसर की अगर बात कीजिएगा तो जम्मू कश्मीर के साथ मैच कर सकता है ये। काली मिर्च की बात कीजिएगा तो केरल के साथ मैच करेगा। काली मिर्च केरल का तो शीर्ष उत्पादक देश है ही केरल, साथ ही साथ केरल जो है वो प्राकृतिक रबर का भी शीर्ष उत्पादक देश है। हल्दी की अगर बात कीजिएगा तो हल्दी आंध्र प्रदेश के साथ मैच करेगा। आंध्र प्रदेश से आप और याद रख सकते हैं तंबाकू, यूरेनियम, टंगस्टन, ये सारा चीज़। जीरा जो है वो राजस्थान के साथ मैच करेगा। राजस्थान से आप और याद रख सकते हैं चांदी, कच्चा तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है, जिसके लिए अभी सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन में जो बात कही गई है उसी को बीमा कीमत कहा जाता है, और इसीलिए किसानों के द्वारा यह किया भी जा रहा है। वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, डेट इज MSP। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना जो है वो किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है वो शिवरमन सिंह समिति के अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को किया गया था।
क्लियर है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। आगे कह रहा है कि कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। हरित क्रांति खाद्यान्न से सुमेलित है। पीली क्रांति मक्का से सुमेलित नहीं है, क्योंकि पीली क्रांति का संबंध जो है वो तिलहन से है, तो यह तो गलत है। फिर कह रहा है कि श्वेत क्रांति दुग्ध, ये बिल्कुल सही है। कृष्ण क्रांति कपास, ये गलत है, क्योंकि कृष्ण क्रांति का संबंध जो है वो पेट्रोलियम से है, तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। वहीं कुछ और भी क्रांतियाँ याद रखिएगा, जैसे गुलाबी क्रांति का संबंध जो है वो प्याज से है, धूसर क्रांति का उर्वरक से है, रजत क्रांति का अंडा से है, सुनहरी क्रांति का फल एवं सब्जी से है। आगे कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। आप लोग याद कीजिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में जो कि है वो सोवियत संघ के सहायता से, दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है वो ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला जो है वो उड़ीसा में जो कि जर्मनी के सहयोग से, ये सब इस्पात संयंत्रों की स्थापना जो है वो किया गया था। यहाँ आपसे भिलाई पूछ रहा है तो आपका आंसर सोवियत संघ होगा, यानी कि यूएसएसआर, रसिया। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का निकटतम प्रतिस्थापन मुद्रा जो है वो कौन है। तो देखिए शेयर भी है, सरकारी प्रतिभूति भी है, बॉन्ड भी है, ऋण पत्र भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे कह रहा है कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वास्तविक आय जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि देखिए कीमत और मौद्रिक आय में समान अनुपात में वृद्धि से क्रय शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण जो है वो वास्तविक आय जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे गरीबी ज़्यादा दर है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगर बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार राज्यों की सूची में चौथे नंबर पर है, और संघ राज्य को अगर मिलाकर बात कीजिएगा तब 5वें नंबर पर है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण से एक चीज़ याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण का जो इस बार विषय था वो था सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, यानी जीवन एंड आजीविका की सुरक्षा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। तो यह जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु में वर्षा जो है वो मुख्यतः ग्रीष्म काल में अल्प मात्रा में होती है, और तापमान जो है वो वर्ष भर अधिक बना रहता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। आप लोगों को याद ही होगा बांग्लादेश से भारत की सीमा जो है वो 4096 किलोमीटर मिलती है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, और जो राज्य मिलता है वो है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो किसका नहीं मिला, मणिपुर का नहीं मिला, तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे कह रहा है निम्न पर विचार कीजिए, गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी और सदाबहार ओक के पेड़, उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। तो यह किसकी है, भूमध्य सागरीय की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागरीय। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। बाड़लचा दर्रा हिमाचल प्रदेश सुमेलित है, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश सुमेलित है, माना दर्रा सिक्किम, ये गलत है। माना दर्रा हो गया, लमलंग दर्रा हो गया, मुलिंग दर्रा हो गया, थांगला दर्रा हो गया, ये सब उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ सिक्किम लिखा हुआ है जो कि गलत है। माना दर्रा आप लोग पढ़े भी होंगे कि मानसरोवर और कैलाश जाने का रास्ता जो है वो इसी दर्रा से होकर जाता है, तो ये है कहाँ, उत्तराखंड में है। फिर जेपला दर्रा सिक्किम, ये सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि नामचा बर्मा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। तो नामचा बर्मा जो है वो हिमाद्री या बृहद हिमालय आप जिसको कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद हिमालय। इसी में एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, ये सब जो है वो इसकी महत्वपूर्ण शिखर है। आगे कह रहा है कि पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक मिलती है। तो देखिए उत्तर दिशा से अगर पूछे तब कौन कौन, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती और कोसी, ये सब उत्तर दिशा से। और दक्षिण दिशा से पूछे तो सोन, पुनपुन, फल्गु। तो ये यहाँ पूछ रहा है गंगा नदी में किस, गंडक, तो गंडक उत्तर दिशा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर से। आगे कह रहा है कि नदियों की विसर्ग वाहिका जो गोखूर झील में रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है मन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार जो है वो पटना से मोकामा तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना से मोकामा तक। आगे कह रहा है कि चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है। तो चंदन का मैदान जो है वो दक्षिणी पूर्व बिहार में स्थित है और यह मैदानी भाग जो है वो दक्षिण बिहार के मैदान के पूर्व में स्थित है। इसके अंतर्गत बांका और भागलपुर वाला जो जिला है वो आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व बिहार में। आगे कह रहा है कि मरुघान जो है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए जो रेगिस्तान होते हैं उसमें दूर दूर तक कहीं जो है वो पानी के कुएं मिल जाते हैं जो कि बहुत गहरे होते हैं, या फिर वहाँ कुछ हरियाली मिल जाती है, उसी को मरुघान कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र। आगे कह रहा है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। तो डीवीसी की स्थापना जो है वो कब हुआ था, 7 जुलाई 1948 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो है वो किया गया था। दामोदर घाटी निगम जो है वो देश की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और इससे झारखंड और पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। कैंपोज उत्तरी ब्राजील गलत है क्योंकि कैंपास यहाँ होना चाहिए, यह जो है वो दक्षिणी ब्राजील में है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पंपास चिली, ये गलत है, पंपास अर्जेंटीना में है। लानोज वेनेजुएला, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है सेल्वास दक्षिण ब्राजील, ये भी गलत है क्योंकि सेल्वास होना चाहिए अमेजन बेसिन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आपसे सुमेलित पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा है हेलसिंकी जो है वो किस यूरोपीय देश की राजधानी है। तो हेलसिंकी जो है वो फिनलैंड की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। डेनमार्क कोपेनहेगन, नॉर्वे ओस्ले और स्वीडन स्टॉकहोम। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो ठंडी जलधारा नहीं है, यानी गर्म जलधारा। तो अग्लुहास जो है वो क्या है, अग्लुहास धारा जो है वो दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्लुहास धारा। फिर कह रहा है कि आयतन की दृष्टि से साफ पानी का सबसे बड़ा झील कौन है। देखिए आयतन की दृष्टि से पूछेगा तो रूस का बैकाल झील हो जाएगा, और सतह क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो अमेरिका का सुपीरियर झील हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका या कनाडा आप उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ आपसे आयतन की दृष्टि से पूछ रहा है तो बैकाल झील होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे कह रहा है कि टोरेस जल डमरू मध्य जो है वो किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। तो यह जो है वो ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी के मध्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के मध्य बात करेगा तब बास जल डमरू मध्य है। उत्तरी एवं दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य की अगर बात करेगा तब तब है कूक जल डमरू मध्य। और इंडोनेशिया एवं मलेशिया के मध्य की बात करेगा तब है मलक्का जल डमरू मध्य। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किस देश में किया जाता है। तो वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन जो है और भंडार दोनों जो है वो रसिया में ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रसिया में। और भारत की अगर बात करते हैं तब मध्य प्रदेश। आगे कह रहा है कि किसी भी देश के घरेलू सीमा को निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो देश की समस्त राजनीतिक सीमा, हाँ इसको शामिल किया जाता है। देश के निवासियों द्वारा दो या दो से अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले वायुयान या जलयान शामिल किया जाता है। देश के विदेशों में स्थित दूतावास, ये भी शामिल किए जाते हैं। देश में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यकाल को शामिल नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या जो है सर्वाधिक है। भारत में कुल तेंदुए हैं कितना, 12,852, और सर्वाधिक जो है वो मध्य प्रदेश में है 3,421। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थापित किया जा रहा है। तो यह जो है वो पटना में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। और यह जो है वो 2022 तक स्थापित कर लिया जाएगा। आगे कह रहा है कि संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो अभी हम लोगों ने देखा था, अभी सुभाष चंद्र बोस की जो 23 जनवरी 2021 को 125वीं जयंती थी, और इस पर आपने देखा होगा कि
नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा 125 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया था और एक डाक टिकट जारी किया गया था। और साथ ही साथ प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में इनकी जयंती को मनाया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पराक्रम दिवस। आगे कह रहा है कि यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या जो है वो किस देश में सर्वाधिक है। तो यह किस देश में सर्वाधिक है? संयुक्त अरब अमीरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो यह टोटल किया है 143, ठीक है। और किसके द्वारा? फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा यह प्रक्षेपित किया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फॉल्कन 9 के द्वारा, जिसमें 133 जो था वो वाणिज्यिक था और 10 जो है वो स्पेस एक्स का खुद का था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 143। आगे कह रहा है कि व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है? तो वो बनी है पीवी सिंधु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु, जो कि 2016 में जो रियो हुआ था उसमें रजत पदक और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीती हैं। आगे कह रहा है कि नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान जो है वो किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में अगर बात कीजिएगा तो पहला स्थान जो है वो कर्नाटक को मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगर दूसरे स्थान पूछ ले तो इसके अगर सीक्वेंस की बात कीजिएगा तो पहले स्थान पर है कर्नाटक, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। अगर बिहार का पूछेगा तो बड़े राज्यों में बिहार का स्थान जो है वो अंतिमवां स्थान है, 17वां स्थान है। और केंद्र शासित क्षेत्रों और छोटे राज्यों की श्रेणी की अगर बात करेगा तो पहले स्थान पे दिल्ली, दूसरे स्थान पे चंडीगढ़ और तीसरे स्थान पे दमन दीव। और अगर पूर्वोत्तर और पहाड़ी पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य की श्रेणी में बात करेगा तो पहले नंबर पे हिमाचल प्रदेश, दूसरे पे उत्तराखंड और तीसरे पे मणिपुर। क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है कि इपेक का विस्तारित नाम क्या है? तो इसका है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये एक्चुअली है क्या? यह एक जो वोटर आईडी होता है उसका एक डिजिटल रूप है, जिसकी शुरुआत जो है वो रविशंकर प्रसाद के द्वारा मतदाता दिवस के अवसर पर किया गया था। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम क्या था? इस बार इसका थीम था मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको जो है वो महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर चक्र। श्री संतोष बाबू की अगर आप बात करते हैं तो यह जो है वो जून 2020 के लद्दाख के जो गनबाल घाटी में जो चीनी सैनिक से लड़ाई हुआ था उसी समय यह जो है वो शहीद हो गए थे। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक थे सूबेदार संजीव कुमार, उनको क्या मिला है? तो उनको कीर्ति चक्र मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है द लवर बॉय ऑफ बहबलपुर पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है वो राहुल पंडिता के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल पंडिता। यह पुस्तक जो है वो पुलवामा आतंकवादी हमले पर आधारित है। आगे कह रहा है 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार, ध्यान रखिएगा 67वां नहीं 66वां पूछ रहा है। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो किस फिल्म को मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है थप्पड़ को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला था इरफान खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला था तापसी पन्नू को और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को मिला था ओम राउत को तान्हाजी फिल्म के लिए। आगे कह रहा है कि हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन बने हैं? तो उनका नाम है एन.वी. रमन्ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एम.वी. रमन्ना। और इनका कार्यकाल जो है वो 2021 से लेकर 24 अप्रैल 2021 से लेकर 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। आगे कह रहा है कि अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन कौन है यह आपको बताना है। यह महोत्सव जो है वो स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाया जाएगा। ऑलरेडी ये हो चुका है तो ये सही है। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम से किया, बिल्कुल सही है। देश के 6 स्थानों जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु में वर्चुअली प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया जिसमें देश के 259 हस्तियों को शामिल किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सभी जो है वो सही है।
आगे कह रहा है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी के द्वारा जारी वर्ष 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों को खरीद आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का जो है वो दूसरा स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। अगर पहले स्थान पे पूछ दे तब सऊदी अरब जो है वो पहले स्थान पर है। एक चीज़ और याद रखिएगा, 2016 से लेकर 2020 यह जो 5 वर्षों की अवधि है, इसमें भारत के हथियारों के आयात में 33% की गिरावट आई है। आगे कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुआ। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? तो स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लेफबोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। निकोल पाशिंसन आर्मेनिया के प्रधानमंत्री सुमेलित है। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति सुमेलित है। स्टेबेकन ओकोन सीरिया के राष्ट्रपति, ये गलत है क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बशर अल असद, जो कि लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। फिर कह रहा है गुडको बेलिडो पेरू के प्रधानमंत्री, तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? पहले तो याद रखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट में होता है और तमिलनाडु जीता है किसको हराकर? बड़ोदरा को हराकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी को, उसी के उपलक्ष्य में यह जो है वो मनाया जाता है। और 16वां प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम है वो है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आगे कह रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? तो वो उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ एक बात करी गई है किसकी? राष्ट्रीय बालिका दिवस की। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? यह जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि के पुरस्कार के रूप में घोषणा देने की घोषणा किया है? तो यह क्या है? राजस्थान सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान सरकार ने। राजस्थान से याद रखिएगा देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान अभी राजस्थान में खोला गया है और एक स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण भी राजस्थान में किया गया है। आगे कह रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह उत्तर प्रदेश का अभी जो 24 जनवरी को 71वां स्थापना दिवस वो मनाया है, उस दिन यह किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल और एक है थैला बैंक योजना। आगे कह रहा है गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार कुल कितने पद्म अलंकरण जो है वो प्रदान किए गए हैं? तो टोटल किया गया है 119, जिसमें 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 102 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। आगे कह रहा है कि 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 30वां सरस्वती सम्मान जो है वो एक मराठी लेखक हैं जिनका नाम है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। उनकी एक मराठी उपन्यास है सनातन, उनके लिए दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। सरस्वती सम्मान से याद रखिएगा सरस्वती सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आगे कह रहा डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना अभ्यास किस देश की मेजबानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया? तो देखिए यह जो डेजर्ट फ्लैग है वो एक बहुपक्षीय देशों के बीच किया गया है। और कहाँ किया गया? अल डफरा एयरबेस यूएई में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। और भारत की वायुसेना जो है वो इसमें पहली बार शामिल हुई है। और अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहरीन, भारत, ये सब देश जो है वो इसमें शामिल हुआ है। आगे कह रहा भारत वन स्थिति की रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों के स्थिति को अवरोही क्रम में सराहने बोल रहा है। सबसे ज्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश, फिर कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, फिर कहाँ? छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी की बात कीजिएगा तो वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो हर मतलब 2 वर्षों के अंतराल पर भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। आगे कह रहा है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना जो है वो शामिल नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। युवा शक्ति बिहार को प्रगति शामिल है, सशक्त महिला सक्षम महिला शामिल है,
आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये शामिल नहीं है। स्वच्छ शहर, विकसित शहर शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि बिहार बजट 2020-21 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो यह जो है वो 2.97% है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क जो है वो बनाया जाएगा? तो देखिए, केंद्र सरकार ने यह कहा था कि हम 42 मेगा फूड जो है वो बनाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में मेगा फूड बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना जो है वो किस थाना को चुना गया है? तो यह अरवल जिले में एक है कुर्था थाना, उसको चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले 2019 में किसको चुना गया था, तो वो नालंदा को चुना गया था, नालंदा के राजगीर थाना को। आगे कह रहा है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस राष्ट्र कौन है? तो वो है बांग्लादेश था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2022 में 48वें जी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा? तो 2022 में किया जाएगा जर्मनी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। अच्छा, अगर पूछ दे कि 2021 में 47वां कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है यूके की अध्यक्षता में। ठीक है। G7 के देश कौन, सदस्य देश कौन कौन है? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है और यूएसए है। आगे कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो यह किया गया नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1929 में। आगे कह रहा है बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1912 में पटना के बांकीपुर में, जिसकी अध्यक्षता जो है वो आर.एन. मघोलकर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बांकीपुर, पटना में। एक और याद रखिएगा, 1922 में गया में किसकी अध्यक्षता में? तो चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। आगे कह रहा है कि चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रीरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एफ.जी. सलाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एफ.जी. सलाई। उस समय यह मध्य प्रदेश के आयुक्त हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र जो है वो शामिल नहीं था? तो पटना था, गया था, शाहाबाद था, मुजफ्फरपुर शामिल नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे जो शक्तिशाली महाजन बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किस स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल के जो अवशेष हैं वो चिरांद, सारण से और चेचर, वैशाली से प्राप्त हुआ है। तो चिरांद और चेचर से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे कह रहा है कि शेर शाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया? तो शेर शाह ने पटना को 1541 में राजधानी बनाया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। शेर शाह का टेन्योर कब से कब तक था? 1540 से लेकर 1545 तक था। शेर शाह जो है वो 1539 में लड़ता है चौसा का युद्ध और 1540 में बिलग्राम के युद्ध, ये दोनों युद्ध में हुमायूं को पराजित करता है। शेर शाह से एक चीज और याद रखिएगा, इसने कबूलियत और पट्टा प्रथा की भी शुरुआत करता है। आगे कह रहा है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ, जो कि आधुनिक नालंदा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ। आगे कह रहा है वर्तमान पटना कॉलेज जो है वो किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? तो देखिए, जो डच फैक्ट्री थी वो वर्तमान में पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डच। डच की अगर बात करते हैं तो डच जो है वो अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाया था और डचों ही जो थे वो भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी भी रखे थे। आगे कह रहा प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध जो है वो किस नगर से था? तो वैशाली से था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 110, कह रहा है किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? तो यह मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश जो है वो एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, प्रकाश की आवृत्ति जो है वो समान रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य और वेग जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तित हो जाता है। आगे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है? मैनोमीटर गैसों का दाब सही है, पायरोमीटर उच्च ताप सही है, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता सही है, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एसआई पद्धति में कुल कितने मात्रकों को स्वीकार किया गया है?
तो ईसाई पते में 7 जो है वो मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्राओं को स्वीकार किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 7। 7 कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्रतीक सूचक है। तो लिटमस भी है, वनीला भी है, हल्दी भी है, लौंग भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 चारों है। आगे कह रहा है कि फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे कह रहा है कि बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ जो है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है जिंक ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, यह आपसे पूछ रहा है। त्वचा से सांस लेता है, ये बिल्कुल सही है। शीत रक्त प्राणी है, ये भी बिल्कुल सही है। कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, ये गलत है। मेढक के कायांतरण में आंत जो है वो छोटी हो जाती है, जिससे कि मांसाहारी भोजन के पाचन में सहायता मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रसायन जो है वो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो वो पाया जाता है एलिथ्रीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एलिथ्रीन। जो मच्छर क्वाइल में प्रयोग होने वाला जो एलिथ्रीन है वो एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो एक कार्बन क्रेडिट जो होता है वो 1 टन यानी कि 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समतुल्य गैसों के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन होता है? तो लगभग 65%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मानव शरीर में मुख्य रूप से 6 पाए जाते हैं, 6 तत्व जो है वो पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, जिसमें 65% जो है वो ऑक्सीजन, 18% लगभग कार्बन, 10% लगभग हाइड्रोजन, 3% लगभग नाइट्रोजन, 1.4% कैल्शियम और 1.1% फास्फोरस। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है मैग्नीशियम आतिशबाजी सुमेलित है, मैग्नीज फर्टिलाइजर सुमेलित है, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब सुमेलित है, तांबा गैल्वेनीकरण सुमेलित नहीं है, क्योंकि तांबा यहाँ नहीं, यहाँ बल्कि जिंक होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि फास्फोरस का कौन सा अवरूप है जो अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? यह बात कर रहा है श्वेत फास्फोरस की, क्योंकि अंधेरे में श्वेत फास्फोरस को वायु में रखने पर उसमें से पीला हरा प्रकाश जो है वो उत्सर्जित होता है और सफ़ेद धूम्र बनते हैं, जिसकी गंध जो है वो लहसुन की जैसी आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जो है वो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में H2SO4 की मात्रा जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा जो है वो लगभग 70% के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग जो है वो मुख्य रूप से किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड, हाँ बिल्कुल किया जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट का नहीं किया जाता, पोटेशियम साइनाइड का किया जाता है, और इथाइल आइसोसाइनेट का नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे कह रहा है कि सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती? तो नाइट्रोजन की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, कान की हड्डी, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ की हड्डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए स्टेपेज। आगे कह रहा है निम्न पर विचार कीजिए। कह रहा है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस जो है वो स्रावित करते हैं। यह बात कर रहा है अग्नाशय की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय, जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है। आगे कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तत्व यहाँ पूछ रहा है, तत्व पूछेगा तो आपका आंसर होगा यूरेनियम, धातु पूछेगा तब आपका आंसर होगा ऑस्मियम, ठीक है, और सबसे हल्का तत्व पूछेगा तब आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो तना का उदाहरण नहीं है? आलू है, गन्ना है, अदरक है, शकरकंद नहीं है। शकरकंद का संग्रह अंग जो है वो जड़ होता है। आगे कह रहा है अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो देखिए वैसे रोग जो कोई लंबी अवधि तक अगर पोषण के अभाव के कारण होता है तो उसको अभावजन्य रोग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग जो है वो प्लीहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी
मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है और इसकी वाहक जो है वो मादा एनफ्लीज मच्छर होती है। आगे कह रहा है कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत जो है वो पादप नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? तो वो जो है वो संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संश्लिष्ट तंतु। जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया, यह सब जो है वो संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो डेमनीसिया यही नहीं है। हेमोफीलिया, वर्धानता, टर्नर सिंड्रोम ये सब अनुवांशिक रोग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेमीसिया जो है। डेमनीसिया यह एक मस्तिष्क का रोग है जो कि याददाश्त की समस्याओं के साथ शुरू होता है। आगे कह रहा है हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, तो यह करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन जो है वो रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है और प्रोटीन और खनिज लवण जो है वो शरीर के वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है। आगे कह रहा है कि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74 का उपयोग ये ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये तो नहीं है। कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है वो किया जाता है कैंसर के उपचार में। फिर सोडियम 24 ये जो है परिसंचरण तंत्र के रक्त में थक्का का पता लगाने के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 का भी किया जाता है कैंसर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे कह रहा है कि भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयुक्त में लाए जाने वाली आंसू गैस में कौन सी गैस होती है? तो यह होता है कौन सा गैस? अमोनिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? तो यह जो है वो यकृत में भंडारित रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। और ज़रूरत के अनुसार यह ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा प्रदान करता है। यकृत से एक चीज़ और याद रखिएगा, यह जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आगे कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो नहीं होता है? रतौंधी होता है, जीरोप्लिथीमिया भी होता है, रिकेट्स और स्कर्वी नहीं होता है। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी के कमी से और स्कर्वी विटामिन सी के कमी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है बर्ड फ्लू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्ड फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक है अरस्तु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। इनका जन्म जो है वो एथेंस में के उत्तर में जो मैसेडोनिया है उसी का एक प्रसिद्ध नगर है अस्टेगिरस, उसी वहीं इनका जन्म जो है वो हुआ था। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? इसके आगे 140 से आगे जो 150 तक 10 जो है वो मैथ्स के क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन और आंसर दोनों कुछ पीडीएफ के लास्ट में अटैच है। आप लोग पीडीएफ के लिए आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पीडीएफ के लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो टेलीग्राम ग्रुप आएगा वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ जो है वो वहाँ प्रोवाइड करवा दिया गया है। ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।